नमस्कार। इस महीने की 20 तारीख से नरेंद्र मोदी जी के प्रिय नड्डा जी का एक्सटेंशन वाला कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। फिलहाल बीजेपी के पास कोई अध्यक्ष नहीं है। कहा जा रहा था कि 18 तारीख को बेंगलुरु में भाजपा की एक बड़ी बैठक होनी थी, जिसके बाद में नए अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तक न तो बैठक की खबरें निकल करके आई और न ही नए अध्यक्ष का ऐलान हुआ। कहा यह जा रहा है कि अब नए अध्यक्ष का ऐलान 10 मई के लिए टाल दिया गया है। अब देखना है कि आगे आगे होता है क्या। फिलहाल कई नाम हमने सुने, लेकिन उन नामों में अब एक नया नाम निकल करके आया है, जो कि है भूपेंद्र यादव का। सूत्र बताते हैं कि भूपेंद्र यादव का नाम नए अध्यक्ष के लिए सूची में पहले नंबर पर है। इस बात में कितनी सच्चाई है, साथ ही साथ बिहार में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बिहार में नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने के लिए चिराग पासवान की तैयारियां क्या हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं, उनसे ही विस्तार से सारी बातें जानेंगे। केपी मलिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बीजेपी अध्यक्ष मुक्त कब तक रहने वाली है? इनका ये दुख खत्म क्यों नहीं होता? पहले कहा गया 18 तारीख को बड़ी बैठक होगी बेंगलुरु में, उसके बाद ऐलान हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हुआ। क्या कारण है सर? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसमें हमने पार्लियामेंट की जो पत्रकार दीर्घा है उसमें बैठ के वाजपेयी जी को सुना था जी। कि अगर सत्ता के लिए मुझे जोड़ तोड़ की राजनीति करनी पड़े तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। ये वही भाजपा है। दूसरा दूसरा जो अडवाणी जी हैं, लाल कृष्ण अडवाणी जी, जब उनके ऊपर आरोप लगे हवाला कांड के, उनका नाम आया तो उन्होंने तत्काल अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने ये कहा कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता मैं किसी पद पे नहीं बैठूंगा। जी। और निर्दोष साबित हुए और वापस पदों पे आए। तो शायद ये वही भारतीय जनता पार्टी है। आज आप देखिए कि क्या नड्डा के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इतना क्रांतिकारी, कोई इतना काबिल नेता नहीं है कि भाजपा को मुश्किल हो रही है चलाना। एक्चुअली इसके पीछे राजनीति क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। संघ ने जो एक बड़ा इनके सामने हथियार रख दिया है, जिसका नाम संजय जोशी है, उससे इनकी कपकपी बंधी हुई है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। संजय जोशी से बचने के लिए, उसको पार्टी से दूर रखने के लिए तमाम जो इनके हथकंडे होते हैं, तमाम शाम दाम दंड भेद जो कर सकते हैं वो ये करने की कोशिश में है। किस तरीके से सरसंघ चालक मोहन भागवत जी को सेट किया जाए, उनको टाइट किया जाए, उनको कोई ऐसा तरीका किया जाए कि वो मांगने से पीछे हट जाए, कोई हमारा डमी आदमी बन जाए, कोई प्राकृतिक बड़ी घटना हो जाए, कोई ऐसा मामला आ जाए कि जिससे ये मामला सब हमारे हाथ में वापस आ जाए। ये उसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये कोशिश इनकी कामयाब होती इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि 2024 के बाद जो आप मोदी जी और गुजरात लॉबी और उनकी सरकार को देख रहे हैं, वो सरकार हिचकोले खा रही है। मोदी जी की जो लॉबी है, गुजरात लॉबी, वो बहुत कमजोर हो गई है 2024 के बाद। और कहीं ना कहीं उसका जो सहयोग जाता है, या कहीं ना कहीं ये कहेंगे उसका जो श्रेय जाता है, वो बाबा के इससे भी कुछ ना कुछ जाता है। अब अगर आप ये देखेंगे, सारी चीजें संघ के हिसाब से कर लेंगे, सारी चीजें बाबा के हिसाब से कर लेंगे, तो बाबा अगर तीसरी बार जीत के आ गए तो बाबा फिर क्या करेंगे? तो अभी बाबा को भी सेटल करना है, बाबा को भी हटाना है, बाबा को भी ऐसा रास्ता बनाना है कि वो तीसरी बार जीत के ना आए और वो दिल्ली की दावेदारी ना करें। उधर उनका भी इलाज करना है और संघ का भी इलाज करना है कि संघ से मुक्ति किस प्रकार से पाई जाए। इन्हीं हथकंडों में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए देर हो रही है। जी, तो कब तक भाजपा अध्यक्ष मुक्त रहने वाली है? अब तो नड्डा जी का एक्सटेंशन वाला कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। देखिए, अगर प्रज्ञा ये देखेंगे आप, मैंने कहा कि इनकी रणनीति ये है कि लिंगर ऑन रखा जाए,
संघ सा पढ़ के संघ ने अपना नाम दे दिया है, संघ ने कह दिया है, संघ ने कार्यकारिणी के पूरे नाम दे दिए हैं। मैंने आपके पिछले कार्यक्रम में भी कहा था, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की नई बनेगी उसमें बहुतायत संघ से आने वाले नेताओं की होगी, और उसमें दखल अंदाजी भले ही सीधे तौर पे संजय जोशी की ना हो, लेकिन पर्दे के पीछे बिहाइंड द कर्टन उसमें संजय जोशी जैसे कुछ लोग होंगे, या इनके ऐसे लोग होंगे जिनकी संजय जोशी से बहुत करीबी है, या संजय जोशी के विचार पे ही वो चलेंगे। ये गुजरात लॉबी भी जानती है, केपी इसीलिए मणिशंकर, उसको अगर संजय अटकाने के लिए। जोशी की वजह से ही इतना लेट हो रहा है, अगर इतनी समस्याएं आ रही हैं, संकट पैदा हो रहे हैं, तो समझौता क्यों नहीं हो जाता है? समझौता कर लेना चाहिए। नहीं, देखिए, संघ समझौता करने के मूड में नहीं है ना, ये तो समझौता करने के मूड में है। अच्छा। लेकिन ये अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहते हैं, ये अपने पुराने हथकंडों से समझौता करना चाहते हैं। ये जो इनकी रणनीति रही है, जो इनका तरीका रहा है, ये उस तरीके से समझौता करना चाहते हैं। उस पे संघ और जो संघ में दूसरे लोग हैं वो नहीं करना चाहते। मामला ये है कि संघ इतनी मजबूती के साथ कैसे खड़ा हुआ है, जो इंटरनल खबर है, मैं पहले भी शायद हल्की सी चर्चा आपके चैनल पे की थी, कि जो संघ की विचारधारा के, संघ की मानसिकता के सांसद भारतीय जनता पार्टी में हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि अब हम इनको आगे नहीं झेल सकते, इनकी जगह हमें दूसरे आदमी चाहिए। अब वो ऐसा तो है नहीं कि बगावत करके वो कांग्रेस ज्वाइन कर ले या पार्टी तोड़ दे, ऐसा तो वो करेंगे नहीं। और संघ और भाजपा एक ही है, तो ये लड़ाई भाजपा की और संघ की लड़ाई नहीं है, ये गुजरात लॉबी की और संघ की लड़ाई है। तो इसलिए इसमें सब चीजें आराम से निपट जाए, इसलिए संघ बाहर कोई मैसेज ऐसा नहीं देना चाहता कि जैसी चीचा लेदर बीजेपी की हो रही है, गुजरात लॉबी की हो रही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लांछन लगा रहे हैं, आप एक सांसद खड़ा होके और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस तरह की टिप्पणी कर देता है, और वो खुद में क्या है सांसद, अगर सांसद की जांच कर ली जाए तो फर्जी डिग्रियां उनकी है, उनके तमाम कारनामे हैं, और वो व्यक्ति खड़ा होके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर बयानबाजी कर रहा है, तो इस तरह की जो चीचा लेदर भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, संघ उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए वो चुपचाप अपने तरीके से चीजों को निपटाना चाहता है। लेकिन गुजरात लॉबी उसको नहीं निपटने दे रही है, वो अपने तरीके से ही निपटाना चाहती है। और ये जो बयान आया था, मैं इसका भी थोड़ा सा डिकोड कर दूं, ये जो आपने बयान दुबे का देखा था, वो बयान भी इसी के तहत था कि अच्छा। वो जैसे, जी, हाँ। कि आप ये सोचिए कि तालाब में कंकड़ फेंक के देख ली जाए कि कितना पानी है तालाब में, फिर उतरा जाए, फिर उसको दोहन किया जाए। लेकिन यहां जैसे ही कंकड़ फेंकी तो मामला बिगड़ गया, और मामला बिगड़ते ही जो है भाजपा पीछे हट गई, और नड्डा जी का बयान आ गया कि ये इनका निजी बयान है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। और यही मामला अगर निशाने पे बैठ जाता तो बम बम हो गई थी सबके, हम कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे किसान वाले मामले पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीछे हटी थी, और उसमें जो है वो जो हीरोइन है मुंबई वाली, जो सांसद बन के आई है हिमाचल से, वो किसानों को उग्रवादी और पता नहीं क्या क्या बता रही थी, और बाद में भाजपा को कहना पड़ा कि वो उनका निजी बयान है। और यही अगर ठीक ठाक हो जाता मामला तो कहते नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान है। तो ये वो इन फॉर्मूले हैं, ये हेलो टेस्टिंग करते रहते हैं बीच बीच में। तो ये हेलो टेस्टिंग इन्होंने की थी जो मिस फायर हो गई है। और दूसरी जो मिस फायर हुई है सबसे बड़ी, जो आपके राज्य में हुई है, वो ये हुई है कि जहां औरंगजेब औरंगजेब खेल रहे थे, वो मामला औरंगजेब से फिसल के वो ठाकुरवाद पे चला गया, और अब ठाकुर और दलित हो गया। और उस दलित में जो मामला आया, जो थाली में सजा के आपने अखिलेश को दिया, अखिलेश ने उसको हाथों हाथ लिया, और अखिलेश ने जो है वो जो बाबा नए आए थे उनकी पार्टी में अयोध्या वाले, उनको कहा आप थोड़ा शांति से बैठिए, अब मामला जो है कबड्डी खेलेंगे ये अपने आगरा वाले भाई साहब। अब उन्होंने आगरा वाले भाई साहब को आगे कर दिया, और उनके पास तो बहुत बढ़िया आती है। अब भाजपा इससे घबरा गई है। अब भाजपा जो इससे घबराई है कि तमाम दलित विपक्ष के साथ जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सामने मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, तो अगर और दलित, ये जिस तरह से पूरे विपक्ष ने भाजपा को घेर रखा है, जैसे अखिलेश यादव ने घेरा उत्तर प्रदेश से, राहुल गांधी लगातार ओबीसी की आवाज बने हुए हैं, दलितों की आवाज अखिलेश यादव उठा रहे हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भूपेंद्र यादव का नाम सूची में पहले नंबर पर है अध्यक्ष पद के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? इसी संकट को दूर करने के लिए भूपेंद्र यादव का नाम, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए, जिससे इनको फायदा हो, एक ओबीसी चेहरा है।
देखिए प्रज्ञा, अगर आप ये तर्क दे रही हैं अध्यक्ष की जाति का, अध्यक्ष के क्षेत्रवाद का, अध्यक्ष के यादव होने का, जी। तो नड्डा जी तो बहुत अच्छे उससे आते हैं क्षेत्र से, और नड्डा जी तो हम्म, हिमाचल के बहुत बड़े नेता थे, फिर हिमाचल क्यों हार गए? हम्म। देखिए अध्यक्ष का कोई जाति से उससे कोई लेना देना उस प्रकार का नहीं है। अमित शाह जी अध्यक्ष थे भाजपा के, फिर यूपी कैसे जीत गए, बाकी स्टेट कैसे जीत गए? अध्यक्ष का कोई इस लेवल पे जाकर जातिवाद से जोड़ा जाए उसमें कुछ नहीं है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश ने जो वार किया है, अखिलेश जो निकाल के लाए हैं फूलन देवी को, निषाद जी। समाज को, और इनको जो लेके आए हैं, इस जो हथियार आ गया है, जो ब्रह्मास्त्र अखिलेश ने छोड़ा है, उसकी काट हमें जल्दी करनी है। और बिहार का चुनाव आपके सामने खड़ा हुआ है, कैसे हम इसको ठीक करें, उसके लिए एक नया तीर बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, और जिस तीर का नाम है चिराग पासवान, उसको बोलते हैं तीरे चिराग। तो नया तीरे चिराग भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, और योजना ये है कि दिल्ली से उसको इस्तीफा दिला के और उसको सीएम घोषित कर दिया जाए, ताकि सारे दलित हमारे पास आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का हथकंडा बिहार में करने जा रही है। अब जैसे आपको याद होगा कि चेहरे पर नीतीश चुनाव कुमार किसी का और क्या पे होगा होता है। फिर? लेकिन नीतीश कुमार का क्या होगा? अमित शाह जी तो कहते हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, नेतृत्व तो उन्हीं का रहेगा, लेकिन चिराग पासवान सीएम बनेंगे, उस तरह का कर देंगे कि नीतीश, हो सकता है नीतीश जी को बाद में ऊपर उप मुख्यमंत्री बना दे। भाई महाराष्ट्र के जो विकेंद्रीकरण मुख्यमंत्री कर उस देंगे। टाइम चुनाव के समय में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन थे? आज वो उप मुख्यमंत्री हैं। तो कल को नीतीश जी उप मुख्यमंत्री हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? तो ये भी हो सकता है, ये संभव है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी संभव है, और इनके जो अलाइज है उसमें भी कुछ भी संभव है। किसी ने बांध के थोड़ी रखा हुआ है शिंदे को महाराष्ट्र में, जाए वो चले जाए, वो दूसरी पार्टी कांग्रेस के साथ या तो शरद आपको पवार के लगता है साथ कि मिलकर। नीतीश कुमार का, क्योंकि ये तो बिल्कुल तथ्य है, तथ्यात्मक रूप से सच है और सबने देखा भी है कि सरकार, पार्टी चाहे जो जीते, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हैं। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री रहना तय है, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो। तो अब की बार आपको लगता है कि नीतीश कुमार का शिंदेकरण होना आसान है और नीतीश कुमार ऐसा होने देंगे? देखिए प्रज्ञा जी, नीतीश कुमार जी का जो समय था वो बीत चुका है, और नीतीश कुमार जी राजनीति में अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं और दिन गिन रहे हैं। अब उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है, उनके हाथ में बचा नहीं है। मजबूरी में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनको कुछ अब मिलना जुलना नहीं है। जो मिलना था, जो होना था, वो हो चुका। अब भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से चलाएगी। नीतीश कुमार इस स्थिति में भी नहीं है कि महाराष्ट्र का शिंदे उनको कहा जाए, क्योंकि शिंदे बहुत अच्छे नंबर लेके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है शिंदे को साथ रखना। चुनाव के बाद अगर आप देखेंगे, कोई मजबूरी नहीं होगी नीतीश कुमार की कि उनको साथ रखा जाए। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई ऐसी मजबूरी नहीं होगी, क्योंकि पहले ही नीतीश कुमार के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। कुछ ऑफिशियली आ चुके हैं, कुछ अनऑफिशियली आ चुके हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं, वो अपने दूसरे रास्ते ढूंढ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस में जाए, चाहे वो आरजेडी में तेजस्वी के साथ जाए। तो सब लोग सेटल हो जाएंगे इस चुनाव में, और नीतीश कुमार जी की अंतिम पारी है। नीतीश कुमार जी कुछ करने की स्थिति में बचे नहीं है। अगर वो कुछ करने की कोशिश करेंगे तो सिवाय बेइज्जती के उनके पास कुछ होना नहीं है। वो अकेले खड़े रह जाएंगे मैदान में, पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई नहीं दिखेगा उनको। तो नीतीश कुमार की स्थिति ये राजनीति में आज हो चुकी है, और वो भली भांति इस बात को जानते हैं, इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जी। तो अगर नीतीश कुमार से रास्ता साफ हो रहा है, नीतीश कुमार किनारे हो रहे हैं, तो भाजपा क्यों चाहेगी कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने? भाजपा तो चाहेगी ना कि अपना मुख्यमंत्री बनाए, जो सपना रहा है भाजपा का शुरुआत से कि बिहार में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए। देखिए प्रज्ञा, भारतीय जनता पार्टी अगर अनाउंस करती है चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी उस पर कायम रहती है, ये क्या जरूरी है क्या? भारतीय जनता पार्टी की तो जुमलेबाजी कितने गिन लीजिए आप, लिस्ट बन जाएगी लंबी चौड़ी। तो वो जुमलेबाजी कर देंगे पहले कि भाई अगर हमारी सरकार बनती है तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, और बाद में कह देंगे भाई ये नहीं बन पा रहे हैं, इनके पास इतने नंबर नहीं है, इनका ये कुछ भी बहाना मार के, नहीं नहीं ये तो चिराग पासवान तो दिल्ली में थे, वहां से इस्तीफा दे के आए थे, ये तो राष्ट्रीय नेता हैं,
और ये तो पूरे भारत पर राज करने के लिए बने, कहां इनको बिहार में फंसा रहे हो, इनको फिर लाके दिल्ली में पशुधन मंत्री बना दो और फिर बिहार की जो है सत्ता अपने किसी भाजपा के रबर स्टैंप को दे दो। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर सकती? अगर चिराग पासवान खुद ही ये कह देंगे कि मैं अपने मतदाताओं के, अपने लोगों के हितों के लिए देश की राजनीति करूंगा, मुझे बिहार की राजनीति में फंस के नहीं रह जाना है, तो कौन रोकेगा उनको? क्या पता स्क्रिप्ट लिख के पहले ही दे दियो। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, ये किसी छोटी मोटी पार्टी की रणनीति नहीं है। यहाँ पे सब रणनीति के तहत होता है और वो शाम दाम दंड भेद की रणनीति चलती है। चिराग पासवान जी खुद कुछ नहीं करते, उनसे करवाया जाता है। तो इसलिए जो उनको, वो तो फिल्म में कलाकार भी है ना, उनको स्क्रिप्ट लिख के दे दी है। अब जैसे स्क्रिप्ट लिख के दे दोगे ऐसे पढ़ देंगे और ऐसे ही वो एक्शन कर देंगे, ऐसे ही वो एक्टिंग कर देंगे। जी। तो जीतन राम मांझी का क्या होगा जो 40 सीटें मांग रहे हैं? जीतन राम मांझी का, अगर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर ऐलान भी किया जाएगा तो बगावतें नहीं शुरू हो जाएगी? गठबंधन, बाकी दलों से गठबंधन, जो दल के गठबंधन है बाकियों से बगावत आपको नहीं लगता कि शुरू हो जाएगी? जीतन राम मांझी तो सबसे पहले गांव से उतर जाएंगे। प्रज्ञा जी, आप जो वो थे पशुपति पारस थे चिराग के चाचा, उनका क्या हुआ? तो जो उनका हुआ वही मांझी जी का हो सकता है। उनका क्या हुआ? तो जो उनका हुआ वो मांझी जी का भी हो सकता है। तो इसलिए यहां किसी का क्या होना नहीं होना, भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए भूमिकाएं तय कर दी हैं, किसको किस भूमिका में काम करना है वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी पटकथा लिख दी है। उसमें किसी का कोई महत्व नहीं है। मांझी जाके कर दे, जाकर मांझी जी को रोक रहा है कोई? जाए बगावत करें, चुनाव लड़े। क्यों 40 सीटें मांग रहे हो? वो 250 सीटों पर चुनाव लड़े, कौन रोक रहा है उनको? लेकिन वो कर नहीं पाएंगे कुछ, क्योंकि बंधे हुए हैं। पशुपति पारस आज तक कुछ कर पाए क्या? तो ऐसे मांझी जी करेंगे। तो ये तो मौके का फायदा उठाने वाले लोग हैं उस टाइम पे, और भारतीय जनता पार्टी अपने हित के लिए। आपको कौन भारी दिख रहा है बिहार में? एनडीए भारी दिख रहा है या फिर आरजेडी भारी दिख रही है या फिर तेजस्वी यादव को कहां देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए प्रज्ञा, अगर आप इसको सीरियसली और ढंग से अगर विश्लेषण करते हैं, आज की डेट में अगर हम देखें, चाहे नीतीश कुमार की, जो मैंने कहा कि बहुत स्थिति कमजोर है, मुझे कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस का अगर गठबंधन होता है तो मुझे बहुत मजबूत स्थिति दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि हमारी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितना ये दावा कर रहे हैं। ये अपने शाम दाम दंड भेद के बलबूते कोशिश करेंगे सत्ता में आने की, लेकिन जब नंबर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तब भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाती। उसके तमाम उदाहरण आपके सामने है, चाहे वो कर्नाटक का उदाहरण हो, चाहे वो तेलंगाना का उदाहरण हो, चाहे वो हिमाचल का उदाहरण हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आज की परिस्थितियों में भी आप देखते हैं, आज भी सबसे नंबर 1 पे तेजस्वी यादव है। तो और ये चीज समझते हैं कांग्रेस और आरजेडी भी, इस बात को समझती है कि अगर हमारे आपस में कोई मतभेद होते हैं तो इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ से कोई इस तरह की चीजें होंगी। हाँ, पिछले दिनों मीटिंग हुई है, आपने देखा होगा, तेजस्वी यादव दिल्ली आए थे, राहुल गांधी भी बीच में बिहार गए थे, तो कहीं ना कहीं सहमति ये बनी है कि आरजेडी कोई ऐसी सीट जो है मत्थे ना मढ़े कांग्रेस के, जहां पे उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है या वो जीत ही नहीं सकते। भले ही कम सीटें दे, लेकिन ऐसी सीटें दे जो कांग्रेस जीत ले। इस पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है और मुझे लगता है ये कोशिश जो है ठीक रहेगी और इसमें आरजेडी और कांग्रेस मिलकर बना लेंगे। इसी से भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती है कि इनका गठबंधन हो। भारतीय जनता पार्टी चाहती है अगर दिल्ली की तरह कांग्रेस अलग लड़ जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी हेल्पफुल मामला बन जाएगा। लेकिन वहां पे परिस्थितियां दूसरी हैं। जिस प्रकार से दलित और पिछड़ा का मोहभंग हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दुखी है। उसी के तहत रणनीति भूपेंद्र यादव का भी नाम चलाया जा रहा है, पासवान का भी नाम चलाया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी आने वाले समय में आप देखेंगे इस तरह के कुछ नाम चलाए जाएंगे, क्योंकि ये जो आग है ये उत्तर प्रदेश से लगनी शुरू हुई है और 2027 में
ये अगर आज के हालात में आप देखें कि थाली में रख के आप विपक्ष को सत्ता दे रहे हैं, अखिलेश यादव को थाली में रख के सत्ता भाजपा दे रही है, तो कहीं ना कहीं रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ हथकंडे करेगी और दलितों को वापस लाने का काम करेगी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि दलित थाली भाजपा में से रखकर छिटक सत्ता गया। दी जा रही है, इसको जरा एक्सप्लेन करिएगा। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से मायावती का दलित और दूसरा जो पिछड़ा समाज था, जो कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को वोट देता था, वो सब इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला गया था, जो वापस अपनी पुरानी जगहों पे जाता दिख रहा है। अगर आप दलित की बात करेंगे, जो मायावती को छोड़ के भाजपा में चला गया था, वो समाजवादी की तरफ और कांग्रेस गठबंधन की तरफ आकर्षित है। दूसरा, जिस प्रकार से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये औरंगजेब की कब्र खोदने का और जिस तरह से ठाकुरों का मामला चला, ये घूम गया दलितों की तरफ। अब दलित वर्सेस ठाकुर हो गया है, ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं मुझे बहुत गर्व है कि मैंने ठाकुर कुल में जन्म लिया है। तो इससे कहीं ना कहीं दलितों में एक ऐसा मैसेज चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी से वो विमुख है और इसीलिए वो विपक्ष की तरफ जा रहे हैं। और विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, तो इसलिए समाजवादी पार्टी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े दुख का कारण है। भारतीय जनता पार्टी इसको ठीक करना चाहती है, इसीलिए नए हथकंडे कुछ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में करेगी, जो आपके सामने होंगे। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी को नया चेहरा ला सकती है, मुख्यमंत्री को बदल सकती है। तमाम सियासी घटनाएं आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, केपी मलिक सर, जो कहा जा रहा है कि भूपेंद्र यादव का नाम सूची में पहले नंबर पर है, तो आपको इन बातों में कितनी सच्चाई दिखती है और क्या भूपेंद्र यादव का नाम संघ और गुजरात लॉबी दोनों को कंफर्टेबल होगा? नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूं प्रज्ञा। दूसरी बात ये होती, दिल्ली से कुछ खबरें प्लांट की जाती हैं, कुछ चलाई जाती हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष आएगा, कभी उसका नाम मीडिया में उछलेगा नहीं, ना आएगा। और मैंने आपको पहले ही कहा कि जो नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनेगी, उसमें आपको दिखाई देगा संघ का वर्चस्व दिखाई देगा आपको। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो संजय जोशी को चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की छवि एक खराब हो गई है, उसको ठीक करने के लिए पुराने लोगों को वापस लाने की कोशिश तो इतनी की जा रही रस्साकशी है। क्यों हो रही है? संघ को फिर अपने मनपसंद का नाम सामने रख देना चाहिए, संजय जोशी को ही लाकर सामने रख देना चाहिए। देखिए, इतनी रस्साकशी। उसके लिए प्रज्ञा ये है कि भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ाई है नहीं, और वो ये मैसेज, चाहे वो मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे बाकी जो भी सिस्टम है, संघ उसको ये नहीं दिखाना चाहता, बाहर ऐसा परसेप्शन नहीं बनाना चाहता कि इनको उठा के फेंक दिया गया है या इनकी ऐसी स्थिति हो गई कि इनकी कुछ चल नहीं रही है। क्योंकि फिर संघ ये भी सोचता है कि संघ ने जो अपना 100% एजेंडा मोदी को दिया था, मोदी ने 100% ने 150% एजेंडा करके दिया है संघ का। तो संघ कहीं ना कहीं उस चीज में भी दबा हुआ है, और संघ उनकी जो है बहुत ही उनकी जो एग्जिट जो उनका है बहुत सेफ और बहुत अच्छे से उनकी विदाई करना चाहता है। वो इस तरह से दिखाना चाहता है कि जो लड़ाई को लेके मोदी जी आगे चले थे, वो लड़ाई जीत के आए हैं, तो एक योद्धा की तरह उनका स्वागत करके उनको युद्ध से वापस भेजा जाए, ना कि बेइज्जती करके, इंसल्ट करके। लेकिन अगर ये नहीं मानेंगे तो वो तो सबसे लास्ट में होगा कि जबरदस्ती फेंका जाएगा आपको। उसके लिए तो आपको 3-4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने एक बड़ा गड्ढा खोदा था 75 फीट का, और वो गड्ढा अब इनके सामने आने वाला है 4-5 महीने में। तो 75 फीट के गड्ढे में जो लोगों को इन्होंने धक्का दिया था, वो अंदर बैठे हुए हैं और इनके आने का इंतजार कर रहे हैं। तो उस गड्ढे से ये कैसे बचेंगे, वो देखने वाली बात है। जी। अब जो नई तारीख दी गई है 10 मई, आपको क्या लगता है कि तब तक ऐलान हो पाएगा नए अध्यक्ष का? कि अभी और देखिए प्रज्ञा जी, मेरा तो मानना यह है कि आज 22 तारीख है, अभी 8 दिन इसी महीने के बचे हुए हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तय कर लिया है, उधर कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी हीला हवाली हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है, वो गुजरात लॉबी की तरफ से हो रही है। संघ ना कोई बात कर रहा है, ना कोई अपनी चीजें कह रहा है। संघ को जो कहना था वो कह चुका है। अब ये लोग नूरा कुश्ती कर रहे हैं। अब कितने दिन ये नूरा कुश्ती चलती है, इसमें बहुत इंटरनल चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ लाइव चैनल पर नहीं बता सकता। अगर आप मुझे पर्सनल फोन करेंगे तो मैं वो चीजें भी कुछ डिकोड कर दूंगा। ये उस चक्कर में भी लगे हुए हैं कि किसी तरह से हम कुछ ऐसा कर दें जिससे संघ खुद ब खुद पीछे हट जाए। ऐसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें ये कितना कामयाब होंगे या होंगे कि नहीं होंगे, वो डिपेंड करता है। इसलिए ये टाइम को थोड़ा सा लिंगर ऑन करके रखे हुए हैं, टाइम को बिताना चाहते हैं। जी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।